गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 सब्जेक्ट एसएसटी और कक्षा 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का कॉमन टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। भारत में 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति हुई है वह अंग्रेजों की धन प्राप्ति और साम्राज्यवादी जो नीति जो अंग्रेजों ने यहां अपनाई थी उनके विरुद्ध सारे भारतीय जो वो एकजुट हो गए थे और इन्होंने 1857 के अंदर विद्रोह कर दिया था और ब्रिटिश साम्राज्य की इस विद्रोह ने जड़ें तक हिला के रख दी थी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यह क्रांति जो है इसकी जो हुई थी इसकी निर्धारित तिथि थी 31 मई को, यानी यह क्रांति 31 मई को होनी थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत जो है वो 10 मई को हो गई थी। और इस क्रांति के असफल होने में भी एक प्रमुख भूमिका यही रही थी कि क्रांति का जो है वो समय तिथि से पूर्व जो है वो प्रारंभ हो जाना। क्रांति के नेतृत्व की बात करते हैं तो क्रांति का जो नेतृत्व संभाला था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने, और जो उसके प्रसिद्ध सेनापति थे बख्त खां। इन्होंने क्रांति का प्रतीक था चपाती और कमल का फूल। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, कमल का फूल और चपाती। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग, जो दयालु वायसराय के नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पदनाम है वो समाप्त कर दिया गया था और इसे वायसराय में चेंज कर दिया गया था। तो प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1857 की क्रांति जब भारत में हुई थी तो उसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पारम स्टर्न। चलिए, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर, इन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं क्रांति की। तो भारत में इस क्रांति की औपचारिक शुरुआत जो है वो 29 मार्च 1857 को हो चुकी थी और यह क्रांति हुई थी बैरकपुर की छावनी में। और बैरकपुर की छावनी पड़ती है पश्चिमी बंगाल के अंदर। यहां एक तैनात सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। इन्होंने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और अपने ब्रिटिश जो अधिकारी थे लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हरिसन, इन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी थी और बाद में इन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया था। और भारत में इस क्रांति की इस शुरुआत जो है निर्धारित जो तिथि है वो 31 मई को होनी थी, लेकिन हुई कब? 10 मई को। तो 10 मई को ये क्रांति जो है इसकी शुरुआत भारत में हुई थी मेरठ की छावनी से, जो यूपी में पड़ती है। और यहां के सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो इस क्रांति के कारणों की अगर बात करते हैं तो कई कारण है, जिस तरह से सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सैनिक है और तत्कालीन कारण है। इन सभी कारणों पर अपने एक एक करके संक्षेप में जो है वो वर्णन करेंगे। तो कारणों में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है सामाजिक कारण की। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारणों में से एक था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में सबसे पहले बात करेंगे जातिवाद की, यानी अंग्रेज जो थे वो जातिवाद की भावना से प्रेरित थे और ये अंग्रेज भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे, यानी स्वयं को उच्च नस्ल का मानते थे और भारतीयों को ये निम्न नस्ल का मानते थे। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से सती प्रथा को निषिद्ध घोषित कर दिया था, कई सामाजिक सुधार भी किए थे इन्होंने, लेकिन जो ये भावना थी वो रूढ़िवादी भारतीयों के अंदर जो है वो घर कर गई थी और इन्होंने मतलब क्या है कि अब अंग्रेजों को यहां से निकालने का बीड़ा उठा लिया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं अपमानजनक व्यवहार की, तो अंग्रेजों का जो है वो भारतीयों के प्रति व्यवहार जो था वो अपमानजनक था, क्योंकि ये भारतीयों को हीन दृष्टि से देखते थे। बात अगर रेलवे की आती है तो रेलवे की जो प्रथम श्रेणी में भारतीयों को यात्रा करना जो है वो बिल्कुल वर्जित था, मना ही था बिल्कुल ही। इसके अलावा कह सकते हैं कि जो अंग्रेज थे वो किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में भाग भी नहीं लेते थे। होटल की अगर अपन बात करते हैं तो यूरोपीय व्यवसायी जो थे उनके द्वारा जो होटल चलते थे उन होटल और क्लबों के अंदर भारतीयों का प्रवेश था वो बिल्कुल बंद था। इसके साथ साथ सामाजिक कारणों में सबसे अहम आती है शिक्षा की नीति। शिक्षा की नीति यानी पाश्चात्य शिक्षा नीति, या यूं कह सकते हो अंग्रेजी शिक्षा नीति।
तो इस शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था और अंग्रेजों की शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य यही था कि शासक के लिए लिपिक प्राप्त करना और काले अंग्रेज जो है वो तैयार करना, यानी काले अंग्रेज जो है वो तैयार करना, ये प्रमुख बातें थी। चलिए अब अपने दूसरे कारण पे बात करते हैं, वो आता है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण के अंदर सबसे पहले बात आती है ईसाई धर्म प्रोत्साहन, यानी ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देते थे अंग्रेज। हिंदू उत्तराधिकारी नियम के अनुसार कोई भी मतांतरण करने पर, यानी अगर कोई हिंदू जो है वो ईसाई धर्म को अगर कबूल कर लेगा या इसको अपना लेगा तो उसकी पैतृक संपत्ति जो है वो उसी के पास रहेगी, अन्यथा उसकी पैतृक संपत्ति को छीन लिया जाएगा। तो अंग्रेजों द्वारा एक जो पैतृक संपत्ति संबंधी कानून है ये बनाया गया था, अर्थात जो ईसाई बन गया वह अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होता था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई बनने वालों को अंग्रेजों ने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। इसके साथ साथ अगर ईसाई प्रचार प्रसार की बात आती है तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया था, भारतीयों को आर्थिक प्रलोभन दे करके, लालच दे करके या अन्य कोई भी उपाय है वो दे करके ईसाई बनने का जो है वो एक अभियान शुरू कर दिया था यहां अंग्रेजों ने, और उन्हें मतलब क्या राजकीय सहायता भी मिलती थी। इसके अलावा जो भी भारतीय ईसाई धर्म कबूल करता था और तो उसको अनेक सुविधाएं भी दी जाती थी। इसके साथ साथ अपने कह सकते हैं मंदिर मस्जिदों पर भी अंग्रेजों ने क्या लगा दिए थे, कर लगा दिए थे। अंग्रेजों ने क्या लगा दिए थे, कर लगा दिए थे। इसके साथ साथ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अनेक विद्यालय भी स्थापित किए। तो इस तरह की सारी घटनाएं जो घटी यहां, इससे कह सकते हैं कि भारतीयों के अंदर जो है वो एक चिंता की लहर जो है वो दौड़ गई थी और सभी ने एकजुट होने का जो है वो संकल्प ले लिया था कि हमें यहां से अब अंग्रेजों को बाहर निकालना है। परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई थी। अब अगले कारणों में अगर अपने बात करते हैं आर्थिक कारण की, आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण में सबसे पहले आता है शोषण की नीति। यानी भारत के अंदर अंग्रेजी शासन का मूल उद्देश्य यही था कि भारत का आर्थिक शोषण किया जाए, भारतीयों का आर्थिक जो है वो शोषण किया जाए। और उन्होंने क्या किया, इसी शोषण नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था, उसका पतन कर दिया था। इसके साथ साथ भू राजस्व की अधिकता, यानी भू राजस्व की अधिकता और वसूली में भी वो सेना का प्रयोग करते थे और किसानों के शोषण का जो है ये प्रमुख कारण बने थे। ठीक है ना। तो ये बहुत ही मतलब क्या है कि कड़ाई से जो है वो सेना का प्रयोग करके किसानों से जो है वो भू राजस्व जो है वो वसूलते थे। इसके साथ साथ भारतीय माल जो यहां बनता था, तो भारत में जो माल बनता था जब निर्यात किया जाता था तो उस पर बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था, और इंग्लैंड से जो माल तैयार होकर के यहां जब भारत के अंदर आता था तो उसके ऊपर बहुत ही कम जो है वो आयात जो है वो शुल्क लगता था। इसके साथ साथ मतलब क्या है, भारतीय जो कपड़ा उद्योग था वो नष्ट होने लग गया, क्योंकि अब इंग्लैंड से तैयार माल जो है वो यहां आने लग गया। बात अगर औद्योगिकरण की करते हैं तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप भी क्या किया गया था कि मशीनों के प्रयोग के कारण यहां का कुटीर उद्योग था वो बिल्कुल मतलब क्या है कि खत्म होने के कगार पर आ गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज जो थे वो बड़े सुनियोजित तरीके से भारत के धन को अब जो है वो कहां पहुंचा रहे थे, इंग्लैंड पहुंचा रहे थे, या यूं कह सकते हो भारत का धन है वो अब निष्कासित हो रहा था। तो जिससे भारत में पूंजी का अभाव हो गया, गरीबी और बेकारी जो थी वो यहां बढ़ गई, और इस प्रकार भारतीय धन संपदा के अंग्रेजों द्वारा लगातार शोषण करने से भारतीयों में असंतोष की भावना जो थी वो पैदा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इसका जो क्रांति जो भारतीयों का जो गुस्सा था वो इस 1857 की क्रांति के रूप में फूटा। चलिए अब अपने बात करते हैं चौथा कारण। कौन सा कारण रहा था चौथा कारण? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहले बात करते हैं मुगल बादशाह का अपमान। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अंग्रेजों ने क्या किया था, अपमान किया था। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार जो है वो किस तरह से किया था कि उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु के बाद जो है वो इनके पद को समाप्त कर दिया जाएगा,
सिक्कों पर इनका नाम जो है वो हटा दिया जाएगा और इनको लाल किला जो है वो खाली करने को कहा गया था। तो परिणाम स्वरूप जितने भी या मुसलमान भाई थे या भारत के अंदर सब में मतलब एक रोष उत्पन्न हो गया था। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, इसे आप व्यापकता का सिद्धांत भी कह सकते हो, व्यापकता का सिद्धांत भी कह सकते हो, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार भारतीयों में ये सदैव से ही इस तरह की जो प्रक्रिया रही थी कि अगर किसी शासक के अगर कोई पुत्र नहीं होता है तो वो किसी रिश्तेदार का या अन्य किसी का पुत्र जो है वो गोद ले सकता है। तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को, या अर्थात लॉर्ड डलहौजी ने इस व्यवस्था को क्या कर दिया था, पूरी तरह से समाप्त कर दिया था कि जिस किसी शासक की अगर पुत्र नहीं है तो वो किसी रिश्तेदार का या अन्य किसी सगे संबंधी के पुत्र को गोद नहीं ले सकता और उसका संपूर्ण साम्राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप सतारा है, संबलपुर है, जैतपुर है, उदयपुर जो और उसके बाद जो झांसी है, इन सब को मतलब क्या है मिला लिया गया था। किस साम्राज्य के अंदर? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। झांसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ के राजा गंगाधर राव जी थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी रानी थी लक्ष्मीबाई। इन्होंने क्या किया था, दामोदर राव का दत्तक पुत्र था उनको गोद ले लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसको मतलब क्या है कि अस्वीकार कर दिया था। बात अगर अवध की करते हैं तो अवध के शासक हुआ करते थे शुजाउद्दौला, अवध के शासक हुआ करते थे नवाब वाजिद अली शाह। इन पर कुशासन का आरोप लगाया था कि आपको शासन प्रक्रिया जो है वो ढंग से संभालनी नहीं आती। कुशासन का आरोप लगा करके इनको भी मिला लिया गया था अवध को ब्रिटिश शासन में। तो अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने पहले ही एक बात कह दी थी इस अवध कि यह गिलास फल जो है वो एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। और अंततः 1856 ईस्वी को अवध को भी मतलब क्या है ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों का भ्रष्ट शासन जो था और इसके बाद अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था थी, ठीक है ना, ये सब मतलब क्या है कि ब्रिटिश अंग्रेजों के मतलब क्या है कि हित के अंदर थी ये, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो है वो 1857 की क्रांति हुई। अब अगर अपने बात करते हैं सार्वजनिक सेवाओं की, तो सार्वजनिक सेवाओं में भी क्या किया जाता था, अंग्रेज भारतीयों के साथ अंग्रेज जो है वो पक्षपात करते थे जाति, धर्म, वंश के आधार पर, ठीक है ना। और इनका पालन जो है वो मतलब क्या है कि ये इनका पालन जो है वो जिस तरह से सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित है, इनका सही तरह से अंग्रेजों ने मतलब क्या इनका पालन नहीं किया था, जो नियम थे, जो रूल्स थे इसके। चलिए अब अगर अपने बात करते हैं अगले चरण के अंदर सैनिक कारण की। सैनिक कारण जो अपना 5वां कारण रहा था। सैनिक कारण में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय सैनिकों की संख्या जो है वो अधिक, अर्थात मतलब 1856 ईस्वी में ही भारतीय सेना के अंग्रेजी सेना के अंदर या कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे भारतीयों के अंदर यह धारणा बन गई थी कि अगर क्रांति होगी तो इसका लाभ जो है वो किसको मिलेगा, भारतीयों को मिलेगा, उनका पक्ष जो है वो मजबूत रहेगा। इसके अलावा भारतीय सैनिकों में असंतोष भी था। भारतीय सैनिकों में क्या था, असंतोष भी था। असंतोष इसलिए कि वेतन है, भत्ते है, कोई पद है या पदोन्नति है, इनके संबंध में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, उनकी उपेक्षा की जाती थी। भारतीय सैनिकों को मात्र जो है वो 9 रुपए मासिक वेतन मिलता था, जबकि यूरोपीय सैनिकों को 60 से 70 रुपए तक मासिक उनको मिलता था। इसके बाद अगर बात करते हैं सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 की, ये अंग्रेजों ने पारित कर दिया था, लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित किया था। तो अब इसमें मतलब रूल्स ये रखा था कि भारतीय सैनिकों को अब भारत के 12 समुद्र पार भी भेजा जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया। और एक डाकघर अधिनियम जो 1854 में ये भी पास किया था अंग्रेजों ने, जिसमें मतलब क्या भारतीय सैनिकों को जो निःशुल्क डाक व्यवस्था दी जाती थी उनको पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, जिसलिए भारतीय सैनिकों के अंदर जो है वो असंतोष की भावना जो है वो उमड़ी। अब बात करते हैं अपने तत्कालीन कारण की। तत्कालीन कारण, तो
तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, यानी भारतीय सैनिकों को जो पुरानी ब्राउन बेस नामक राइफल थी उसकी जगह अब उनको नई एनफील्ड नामक राइफल जो है वो थमा दी गई। इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग में लेना था तो उस कारतूस के ऊपरी भाग जो उसका जो है उसको मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद में उसको कारतूस निकालना पड़ता था। तो उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और इसकी अफवाह फैल गई कि इस कारतूस को प्रयोग में लाने से पहले जिस कैप को, जिस टोपी को जो मुंह से हटाना पड़ता था उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, इसलिए हिंदू और जो मुसलमान थे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची और उन्होंने क्या किया, इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो ये था तत्कालीन कारण इस क्रांति का। चलिए अब अपने थोड़ी सी चर्चा राजस्थान की कर लेते हैं। तो राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जिसका मुख्यालय अजमेर के अंदर हुआ करता था। और ध्यान रहे बाद में मुख्यालय जो है वो माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ अजमेर के अंदर बड़ी गर्मी लगी थी, क्योंकि ये इलाका बहुत ही ठंडा है, सिरोही जिले में स्थित। तो राजस्थान में उस समय 6 छावनियां हुआ करती थी। छावनियों का कोड है जो मैंने तैयार किया है, ए नीन ब्याह देखे, एरिनपुरा जो पाली में पड़ता है, नीमच जो एमपी में, एकमात्र ऐसी छावनी राजस्थान में जो राजस्थान के अंदर नहीं थी, एमपी मध्य प्रदेश में स्थित थी, वो थी नीमच। उसके बाद नसीराबाद जो अजमेर में, नसीराबाद की छावनी में राजस्थान में सबसे पहले जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। और ये इस क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 ईस्वी को, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस क्रांति का नेतृत्व संभाला था। इसके बाद अगली छावनी थी ब्यावर, ब्यावर भी अजमेर में पड़ता है। इसके बाद देवली टोंक में, और खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर पड़ता है। ओके बच्चों, थैंक यू।